हेलो दोस्तों, हम लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आज हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट का यूज और बकमिंस्टर फल्लीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ डायमंड। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है। तो इसीलिए डायमंड का यूज कटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है, लाइक ग्लास कटर, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। इन सारे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। क्यों? इसके हार्डनेस के कारण। वहीं डायमंड का दूसरा यूज है कि डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस यानी कि अद्भुत चमक के कारण ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। तीसरा यूज है कि शार्प एज्ड डायमंड नाइफ जो है उसका यूज आई सर्जन के द्वारा किया जाता है, कैटरैक्ट को हटाने के लिए आई से। तो ये तीन हमारे मेन यूज थे डायमंड के। अब अगला पॉइंट हमारा है कि डायमंड जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। कैसे? तो प्योर कार्बन को अगर आप वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रख दें तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सिंथेटिक डायमंड बन जाएगा। और सिंथेटिक डायमंड जो है वो छोटा होता है, वरना इसको नेचुरल डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, मतलब अलग उसको नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल वो नेचुरल डायमंड के जैसा ही दिखता है। और हम लोगों ने जो फर्स्ट यूज देखा था कि डायमंड का कटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, ये वैसे डायमंड होते हैं जो ज्वेलरी बनाने में सुइटेबल नहीं होते हैं। द डायमंड्स व्हिच आर नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी आर यूज्ड इन ग्लास कटर्स। तो आपको ये समझ आया होगा यूज ऑफ डायमंड्स। अब हम लोग यूज ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं। अगला है हमारा यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। तो अपने सॉफ्टनेस के कारण पाउडर्ड ग्रेफाइट जो है वो ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। क्योंकि फास्ट मूविंग पार्ट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और कार्बन जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए ये मशीन के उस पार्ट में ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनरी ऑयल या लुब्रिकेंट काम नहीं करते। वहाँ पे ऑर्डिनरी ऑयल को हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो ऑर्डिनरी ऑयल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि अब चूंकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए वहाँ पे हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम करता है। और चूंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका यूज कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, ग्रेफाइट का यूज। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगला है कि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल के लीड में, हमारा जो पेंसिल है उसके बीच में जो एक ब्लैक कलर का लीड जैसा रहता है वो हमारा ग्रेफाइट लीड होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा यूज ऑफ ग्रेफाइट। अब चलिए हम लोग बकमिंस्टर फल्लीन के बारे में पढ़ते हैं। अब बकमिंस्टर फल्लीन जो है ये हमारा कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, मतलब इसमें भी केवल कार्बन 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 ही पाया जाता है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड हमारा कार्बन का एलोट्रॉप था, वैसे ही बकमिंस्टर फल्लीन भी हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है। तो बकमिंस्टर फल्लीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन containing cluster of 60 कार्बन एटम्स joined together to form a spherical molecule। अब देखिए हमारा डायमंड में क्या था कि आप कार्बन पे कार्बन जोड़ते जाएं, यहाँ पे 4 कार्बन, फिर इससे आप 4 कार्बन जोड़ दें, जितने कार्बन है सबसे आप कार्बन पे कार्बन जोड़ते जाएं, ये इनफाइनाइट बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल 60 कार्बन फिक्स्ड है। और ग्रेफाइट के केस में भी आप लेयर बहुत बड़ा बना सकते थे, मतलब इनफाइनाइट तक इंडलेस लेयर जाता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन फिक्स्ड है C60। एक मॉलिक्यूल जो है बकमिंस्टर फल्लीन का उसमें केवल 60 कार्बन ही होते हैं। और वो 60 कार्बन एक फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं। जैसे एक पेंटागन है तो इसके हर कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन होगा, और इस पेंटागन से क्या होगा, एक हेक्सागन कनेक्टेड होगा इस तरह से। हर साइड से एक हेक्सागन ऐसे बन रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे हेक्सागन ही होगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि ये पेंटागन है, इसके 5 साइड से हेक्सागन लगा हुआ होगा। और यहाँ पे फिर एक पेंटागन बन जाएगा, यहाँ पे फिर आप हेक्सागन बना सकते हैं। ये फिर इधर एक हेक्सागन बनेगा, ये पेंटागन का ही साइड है तो यहाँ भी एक हेक्सागन बनेगा। ये 2 फिर हेक्सागन है तो यहाँ पे एक पेंटागन बन जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो बकमिंस्टर फल्लीन है हमारा, वहाँ पे एक पेंटागन है, उसके 5 साइड से एक हेक्सागन लगा हुआ होता है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं, ये आप याद रखिएगा।
और ये बकमिंस्टर फल्रीन जो है ये फुटबॉल के शेप का होता है। फुटबॉल का भी शेप आप देखे होंगे, उस पर कुछ ऐसा ही शेप बना हुआ होता है, ब्लैक व्हाइट करके। ये फुटबॉल की तरह ही एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 60 कार्बन होते हैं और वो हेक्सागन और पेंटागन रिंग होते हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक किए होते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ मैंने हेक्सागन और पेंटागन का नंबर लिखा दिया है। अब ये क्या है कि ना तो डायमंड की तरह हार्ड होते हैं और ना ही ग्रेफाइट की तरह बहुत सॉफ्ट। ये नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि इसमें भी केवल कार्बन ही पाया जाता है, इसलिए जब बकमिंस्टर फल्रीन को आप बर्न कीजिएगा तो इसमें भी केवल CO2 गैस निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि बकमिंस्टर फल्रीन में भी केवल कार्बन ही पाया जाता है, इसलिए इसका सिंबल है कार्बन। और इसमें चूंकि 60 एटम होता है तो यहाँ पे आप 60 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बकमिंस्टर फल्रीन का सिंबल या फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्बन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हम लोगों ने देख लिया, इनके एलोट्रॉप को पढ़ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।